नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को विश्व गुरु का वो बताना चाहते थे कि भारत उनके कार्यकाल में किस तरह से विश्व गुरु बन गया है। वो अपने नाम का डंका पूरी दुनिया में बजवाना चाहते थे और भारत में भी मोदी मोदी के नारे लगाकर वो खुश तो होते ही हैं और विदेशों में भी उनकी यही कोशिश रहती कि वो जहां जाए वहां पर लोग जो है मोदी मोदी के नारे लगाएं। और मोदी हर किसी से यानी जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्षों से वो मिलते हैं, राष्ट्र प्रमुखों से मिलते हैं, जिस तरीके से उनकी मुलाकातें होती हैं उसमें वो उन्होंने हमेशा ये दिखाने की कोशिश की कि उनके तमाम देशों के जितने भी राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों से वो मिलते हैं तो उनके बहुत ही करीबी संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है और उनके नाम के कारण भारत की पहचान बन रही है। कुछ इस तरह का खेल मोदी हमेशा करते रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि देश से लेकर विदेश तक नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है। भारत की छवि को तो इसमें नुकसान पहुंच ही रहा है, हमारी साख दांव पर लग रही है, लेकिन मोदी जो है उन्होंने अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई सबक नहीं लिया है। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने जब अमेरिका के राष्ट्रपति का पद फिर से संभाला और जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें मोदी को निमंत्रण नहीं मिला, वो एक अलग बात है। लेकिन उस कार्यक्रम में एक खालिस्तानी जो जिसे कहा जाता है आतंकवादी जो कहा जा रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो पहुंचा और उसने वहां पर जिस तरह खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, वो एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एक खालिस्तानी आतंकवादी कैसे पहुंच गया। क्या ट्रंप ने भारत के लिए इतनी भी उसने परवाह नहीं की, उन्होंने इतना भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसे भारत जो है आतंकवादी कहता है। और अकेले अमेरिका की ही बात नहीं है, अभी आप मोदी के कार्यकाल को देखें पिछले 10-11 सालों में तो हम ये देखेंगे कि लगातार उन्होंने नेहरू की बनाई लीगेसी को पूरी तरह से खराब कर दिया है। नेहरू ने आजादी के बाद जिस तरह एक एक देश से अलग अलग स्तरों पर अपने संबंध उनके सुधरे, जिस तरह से भारत को एक अलग उसकी छवि बनी, विश्व मानचित्र में भारत का एक अलग स्थान बना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तो नेहरू की खैर बहुत बड़ी देन है ही, लेकिन उसके अलावा अमेरिका से, चाहे रशिया से, चाहे कनाडा से, चीन से, फ्रांस से, हर किसी से हमारे रिश्ते अलग रहे। हम किसी के दबाव में नहीं आए। रशिया जरूर हमारा गहरा दोस्त रहा और उसने मदद की हमेशा आड़े वक्त में, और अमेरिका ने जब आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत ने तब ये बता दिया कि हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। यानी भारत अपनी शर्तों पर अपनी विदेश नीति को कायम करते हुए दुनिया में अपनी साख बनाता रहा। और नेहरू के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, चाहे वो कांग्रेस के रहे या नहीं रहे, उन लोगों ने नेहरू की बनाई विदेश नीति को ही उसी का अनुसरण किया, उसी पर वो चले और उसमें भारत की छवि मतलब देश के भीतर चाहे जितने राजनीतिक मतभेद रहे, लेकिन विदेशों में ये रहा कि भारत का जो स्टैंड हमेशा से रहा है आजादी के बाद से, जो उसकी विदेश नीति रही है, उसी पर भारत कायम रहा। लेकिन मोदी के आते ही ये सारी चीजें बदलने लगी। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से तो संबंध पहले से ही खराब थे और उसमें तलखी आ गई। चीन से जो संबंध है उसमें समझ नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार चाहती क्या है। एक तरफ मोदी ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और कोई गुस्सा नहीं है, और वो चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलने से, और अगर वो नहीं देख रहे हैं तो उनके पास जाकर उनसे हाथ मिलाने से मोदी को गुरेज नहीं है। लेकिन चीन हमारे सीमाओं के भीतर घुसकर आ रहा है और दावा कर रहा है हमारी जमीन पर, उस पर मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। और ऐसे में मोदी के ही एक सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक ट्वीट कर अभी कल का उनका एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने मोदी को वीक प्रधानमंत्री यानी उनको कमजोर प्रधानमंत्री कहा है। तो मोदी की फजीहत जो है वो देश में भी हो रही है और विदेशों में भी हो रही है। आप नेपाल को देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ संबंध देख लीजिए, श्रीलंका के साथ देख लीजिए, कनाडा के साथ देख लीजिए, तमाम देशों के साथ, चाहे वो पड़ोसी हैं चाहे दूर के देश हैं, मोदी के कारण या मोदी की बनाई नीतियों के कारण भारत की जो छवि है वो खराब होती जा रही है, या भारत के जो संबंध है, जो पहले से बने आए संबंध हैं, वो बिगड़ते जा रहे हैं। और मोदी ऐसे में लाचार दिख रहे हैं और ये समझना मुश्किल है कि आखिर उनके सलाहकार और जिन लोगों पर भरोसा करके पूरे विदेश मंत्रालय जो वो चला रहे हैं, जिस तरह से विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में भारत की क्या छवि रह जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जब वो अपना शपथ ग्रहण उन्होंने किया, उसमें उन्होंने
मोदी को नहीं बुलाया, उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर उपस्थित रहे और उस पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके लिए वेटर शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये भी अजीब सी बात है कि बीजेपी के भीतर ही एक किस्म का यहाँ पर अभी एक रस्साकशी चल रही है कि मोदी को नहीं बुलाया या मोदी की फजीहत हो रही है, क्योंकि जयशंकर उनके लिए निमंत्रण ले ले वहां बैठे रहे अमेरिका में, ऐसा कहा जा रहा है। और जब उनको नहीं मिला और जयशंकर को खुद उनके लिए अपने लिए वो निमंत्रण का इंतजाम कर लिया, ऐसा भी ऐसा खबरों में आया है। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो खुद एस जयशंकर बताएंगे, लेकिन ये सारी बातें जो हैं इनसे मोदी की छवि भी खराब हो रही है और देश की साख को भी खतरा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पद संभालते ही कुछ कड़े फैसले लिए। इन फैसलों से सीधे सीधे भारतीयों पर भी असर पड़ रहा है। बहुत से भारतीय जो इस समय अमेरिका में हैं, जिनके पास पूरे कागज नहीं है, उन लोगों को भारत वापस भेजने की बात हो रही है और ऐसे कम से कम 18-20 हजार भारतीय हैं। तो ये भी एक बड़ा संकट दिख रहा है कि जब ये भारतीय वापस आएंगे तो फिर किस तरह से यहाँ पर उनके रहने का, उनके काम का इंतजाम होगा, किस तरह से भारत एक और दबाव को सहन करेगा। और डंकी रूट से जो लोग पहुंच रहे हैं, इस बारे में राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के वक्त एक वीडियो जारी किया था और बताया था कि कैसे अमेरिका में इस समय जो डंकी मार्ग से पहुंचते हैं लोग वो कैसे रह रहे हैं। इस बीच कई और खबरें आई जिनमें ये पता चलता है कि अलग अलग रास्तों से, जैसे अवैध तरीके से अमेरिका में जाने की कोशिश में हैं लोग और उनमें गुजरात के बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारी बातें पता चल रही हैं कि मोदी का जो गुजरात मॉडल, मोदी का जो विश्व गुरु वाला मॉडल, मोदी का जो अपने नाम का डंका पीटने वाला मॉडल, सारे मॉडल जो है वो झूठे थे, गुब्बारा था उनमें केवल हवा भरी थी, वो गुब्बारा फूट गया है और अब मोदी की फजीहत हो रही है देश से लेकर विदेश तक। तो किस तरह भारत की विदेश नीति को, भारत की साख को मोदी ने चोट पहुंचाई है और अपना नाम तो वो खराब कर ही रहे हैं, भारतीयों के लिए वो किस तरह से मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, इस बारे में ही आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, अभी बहुत चर्चा हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने फिर से अमेरिका में पदभार संभाला और जिस तरह से मोदी वहां नहीं पहुंचे, हालांकि उनके दोस्त परम मित्र जो है मुकेश अंबानी अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे और उससे समझ में आता है कि राजनेताओं का या जो उद्योगपतियों का जो संबंध बोला जाता है वो किस तरह से होता है और कौन कब किसको तरजीह देता है, ये इस बार इस घटना से और जाहिर हो गया। लेकिन यहाँ पर खैर मुकेश अंबानी का पहुंचना ना पहुंचना एक अलग बात है। जिस तरीके से जो वो खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू वो डोनाल्ड ट्रंप की सभा में वहां पर मौजूद था, उद्घाटन कार्यक्रम में, वहां पर बाकी भारतीय भी मौजूद थे और एक खालिस्तानी का वहां पर पहुंचना और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, क्या ये सीधे सीधे भारत के लिए एक चुनौती नहीं है जो अमेरिका की तरफ से पेश हुई है? या हम ये मान लें कि जिन ट्रंप के लिए मोदी ने यहाँ नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया और हाउडी मोदी में खुद जब वो गए थे तो वहां पे उनके लिए वोट मांग आए थे, अब क्या ये समझ में आ रहा है कि मोदी को विदेश नीति की शून्य समझ है और उनकी इस अदूरदर्शिता के कारण भारत को बहुत नुकसान हो चुका है? धन्यवाद सर्वमित्रा जी। निश्चित तौर पर हमारे लिए एक सच्चे भारतीय के नाते, एक नागरिक होने के नाते ये दुखद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया जी। वो प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, ये अलग बात, लेकिन अंततः वे हैं तो देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन ये नौबत क्यों आई, इसकी मीमांसा करना जरूरी है। निश्चित तौर पर पिछले 10-11 सालों में व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने विदेश नीति के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। आजादी के बाद से लेकर भारत की विदेश नीति न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ बल्कि दुनिया की महाशक्तियों के साथ एक निश्चित दूरी और निश्चित निकटता बनाकर रखने की जी। एक शक्ति संतुलन हमेशा बनाकर रखा गया। जब दुनिया शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी, अमेरिका और रूस के बीच में दुनिया बटी हुई थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और उनके तमाम साथियों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया
वो अपने आप में दुनिया की तीसरी ताकत बन गया। 100 से ज्यादा देश उसके झंडे तले आ गए। यही वजह है कि देश को जब भी ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो देश ने अपने हितों को सर्वोपरि रखा। जैसे 1972 के बांग्लादेश युद्ध के समय अमेरिका ने भले धमकी दी, निक्सन ने कहा हम 7वां जहाजी बेड़ा भेज देंगे, तैयार खड़ा है। इंदिरा गांधी ने कहा भेज दीजिए, 7वां नहीं 8वां जहाजी बेड़ा, क्योंकि उनको भरोसा था रूस पर, उस वक्त जो सोवियत संघ था, और उसके चलते भारत ने वो शक्ति संतुलन कायम रखा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बाद के वर्षों में भी नेपाल, भूटान, म्यांमार, आस पड़ोस के देशों के साथ हमारे रिश्ते ऐसे थे कि हम उनके बड़े भाई की भूमिका में, मालदीव तक। लेकिन आज ये सारे देश या तो चीन की गोद में बैठे हुए हैं या हमारी तरफ से पीठ फेर चुके। ये इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों ने भारत को विश्व गुरु घोषित करने के फेर में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए बिना ये सोचे समझे कि इसका खामियाजा किस तरह भुगतना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि हाउडी मोदी के समय अमेरिका जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए वोट मांगे, अब की बार फिर ट्रंप सरकार। दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी देश का मुखिया दूसरे देश के चुनाव में हस्तक्षेप करे और एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। ये बेहद नासमझी भरा कदम था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी विदेश नीति का शून्य नहीं जानते। विदेश नीति असल में राजनीति से ऊपर की चीज है, इसीलिए उसे राजनय कहा जाता है, डिप्लोमेसी कहा जाता है। जी। नरेंद्र मोदी नहीं जानते। यहाँ एक बार हमें यह भी याद रखना है कि देश की विदेश नीति व्यक्ति और राजनीतिक दल से प्रभावित नहीं। कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, और इस देश में आजादी के बाद कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ, ये पहली बार नहीं है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक आधा दर्जन गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह चुके, लेकिन इसकी सबसे अच्छी नजीर पेश की थी जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर विदेश मंत्री। उनसे पूछा गया था कि अब ये जनता पार्टी की सरकार है, आपकी विदेश नीति क्या हो? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था विदेश नीति देश की नीति होती है, किसी पार्टी की नीति नहीं होती। हमारी विदेश नीति भी वही होगी, जनता पार्टी सरकार की विदेश नीति भी वही होगी जो इससे पहले कांग्रेस की सरकारों की थी, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी। जी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति को नरेंद्र मोदी की विदेश नीति बना डाला। इसी का नुकसान आज हमें झेलना पड़ रहा है कि न तो आजकल हमारे आसपास का कोई पड़ोसी मुल्क हमारे साथ है, वे सब चीन की गोद में बैठ चुके हैं। अपने देश में बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े कारोबार चीन को सौंप रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो। इन परिस्थितियों में इसका विस्तार यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हमें नहीं बुलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां हफ्तों पड़े रहे, क्या क्या प्रयास उसके लिए किए गए होंगे। अंततः वो इनविटेशन कार्ड, एक अदद पास हमको नहीं मिला। दूसरी उसमें इससे भी बड़ी बात ये हो गई, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार और इस देश के लिए जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसे न केवल वहां बैठने का मौका मिल रहा है, भले उसने टिकट खरीदकर वहां कुर्सी पाई हो या टीम ट्रंप ने बुलाया हो, मैं दोनों संभावनाओं को खुला रखता हूं। तब भी ये भारत के लिए चिंता की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत को तोड़ने की बात करता है, खालिस्तान के लिए अभियान चलाता है पूरी दुनिया में, वो वहां बैठकर ट्रंप से चंद कदम की दूरी पर बैठकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और सर्वमित्रा जी, इस पूरे घटनाक्रम को 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके। 30 जनवरी को शपथ थी, आज 23 तारीख है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है व्हाइट हाउस से या अमेरिकी विदेश मंत्रालय कि जो व्यक्ति हमारे देश में वांटेड है आप उसको कैसे वहां बैठने दें। पन्नू के बारे में हम विस्तार से अभी और आगे बात करें। जी 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 बिल्कुल। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि विदेश मंत्रालय आखिर
किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या वो ये सोच रहा है कि मोदी की तरफ से कोई निर्देश मिले, अजित डोभाल की तरफ से कोई निर्देश मिले? और क्योंकि हम तो ये जानते हैं अभी अभी अमेरिका में जिस तरह अजित डोभाल के खिलाफ भी वो निकला एफआईआर उन पर भी हुई और अदानी के मामले में भी जिस तरह से भारत की वहां पर फजीहत हुई है उसमें भी मोदी जो है वो अपने आप को मतलब बचाते हुए या उस पर कुछ ना बोलकर यही नजर आ रहा है कि वो इस मामले को दबाकर ही रखना चाहते हैं। और अभी जब हिंडनबर्ग ने ये कहा कि अब हम अपना बंद कर रहे हैं तो जो मीडिया है एक वर्ग वो इतना खुश हुआ और उसने ये कि अब अदानी जो है बच रहे हैं और उसने कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए। तो ये इन लोगों की समझ है जो ये सोचते हैं कि एक फर्म अगर वो बंद हो रही है और वो अगर किसी करप्शन के खिलाफ उसने जांच की और कांग्रेस ने उस पर आवाज उठाई तो वो उसमें कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, करप्शन उनका कंसर्न नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। और अभी हमने ये भी देखा था कुछ लोग जो पहुंचे हैं नामी गिरामी पत्रकार खुद को समझते हैं वो लोग वहां जाकर किस तरह से मतलब ट्रंप का शपथ ग्रहण है आप उसमें इतना लहालोट क्यों हुए जा रहे हैं और ये बताना कि वहां पर मोदी अभी बहुत भीड़ है इसलिए नहीं आया, ट्रंप जब भारत आएंगे या मोदी जब जाएंगे तब उनके बीच आराम से बातें होंगी। अब ये ट्रंप किस तरह से भारत आ रहे हैं ये भी एक अजीब सी बात है कि विदेश मंत्रालय ने या अभी तक मोदी की तरफ से कोई आधिकारिक निमंत्रण ट्रंप को भारत आने के लिए बोला गया ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर पत्रकार जो है वो पहले से ही मोदी की एक वो बताने में लगे हुए हैं कि अमेरिका में मोदी की साख जो है वो कितनी बनी हुई है। लेकिन ये इस तरह के मामले जैसे ये पन्नू वाला मामला ये बता रहे हैं। और दूसरा अभी जो ट्रंप का एक ये फैसला उन्होंने जो राष्ट्रपति बनते ही जिस पर जो साइन किया कि अमेरिका में बिना कागज और लीगल डॉक्यूमेंट के यानी जो आधिकारिक जो कागज हैं दस्तावेज उनके बिना जो भी अप्रवासी रह रहे हैं उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा। और इस समय बताया जा रहा है कि अमेरिका में 7,25,000 भारतीय ऐसे हैं जिनके पास पूरे दस्तावेज नहीं है। अब इन 7,25,000 भारतीयों का भविष्य क्या होगा? मोदी इस बारे में अगर कुछ बता सकते हैं तो उन्होंने देश को अभी तक तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, कोई उनको एक सांत्वना नहीं कही दी कि आप चिंता मत करिए मैं हूं। मतलब वो वहां जाकर अपने नाम के नारे लगवाते हैं लेकिन जो भारतीय चिंता में है उनकी चिंता से मोदी व्यथित होते हुए नहीं दिख रहे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ 17-18 हजार भारतीय अप्रवासी जो हैं जिनको वापस अवैध रूप से जो रह रहे हैं उनको वापस भेजने की तैयारी और भारत उनको वापस बुलाएगा ये भी तय है। और ऐसे में राकेश जी भारत इतने मतलब जो भारतीय वहां चले गए एक तो सवाल यह है कि उनको जाने की जरूरत क्यों पड़ी, डंकी रूट से चाहे जैसे भी उनको इस तरह से जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारत उनके लिए रोजगार का या बाकी शिक्षा का किसी भी तरह का की व्यवस्था नहीं करा पा रहा है? ये मोदी सरकार की नाकामी है। और अब उनको वापस बुलाकर सरकार उनका भविष्य कैसा बनाएगी और उनका जो बोझ पड़ेगा ऐसे में भारत का क्या रुख रहेगा या भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए ट्रंप 2 भारत के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। शुरुआती जो फैसले उन्होंने किए हैं जिसमें ये जो अप्रवासी लोगों का है प्रवासी भारतीयों का मामला है इसमें चिंताजनक बात तो ये है कि 7,25,000 में बहुत बड़ी संख्या गुजरातियों की है। जी। शायद दूसरे नंबर पर पंजाब होगा या हो सकता है पहले नंबर पर पंजाब। पहला सवाल आपका वाजिब कि भारत में शिक्षा स्वास्थ्य कारोबार क्या ये सब चीजें नहीं मिल रही कि अमेरिका जाके बसना पड़ रहा है? क्या गुजरात में ऐसे हालात नहीं है कि वहां आप अपना कारोबार करें धंधा करें अच्छा जीवन यापन करें? आप गुजरात और पंजाब से भागकर अमेरिका में क्यों बसना चाहते हैं? वो भी डंकी रूट से जाकर मैक्सिको पहुंचकर वहां से दीवार फांदकर जी। या कटीले कटीले तारों की बाढ़ में से सिर निकालकर आप अमेरिका में घुस रहे हैं। अब वहां भी इमरजेंसी लगा दी गई, हम मैक्सिको की सीमा पर उसी रात लगा दी थी मोदी ने, क्षमा कीजिए ट्रंप ने, और बड़ी बाड़ाबंदी वहां होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्या हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि यहीं अच्छी तरह रहा जा सके? अमेरिका का सपना क्यों देख रहे हैं भारत के लोग? दूसरी बात, अब जो लोग 18,000 लोग तो पहले ही दिन चिन्हित कर लिए हैं ट्रंप प्रशासन ने, उनको तो डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हो रही है। ये जब यहाँ आएंगे तो क्या होगा? कौन सा कारोबार करेंगे? कहाँ है या नौकरियां? अगर वहां भी आईटी सेक्टर में या किसी और सेक्टर में काम भी कर रहे हैं तो भारत में कौन नौकरी देने वाला है अमेरिका रिटर्न को? यहाँ तो 81 करोड़ लोग पहले ही 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। जी। अब सवाल यह है कि इस मामले में नरेंद्र मोदी क्या हस्तक्षेप करेंगे?
कैसे अमेरिका की सरकार को, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए सहमत करेंगे और क्या तर्क होगा? क्योंकि आप तो अपने देश में कागज मांगते हो लोगों से, आप तो यहाँ हर किसी को रोहिंग्या बताने और घुसपैठिया बताने पर आमादा है। तो जी कागज तो अमेरिका में भी दिखाने पड़ेंगे आपके लोगों को। और इनमें सर्वमित्रा जी, सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवास पर मोदी मोदी करने जाते होंगे, झंडे लेकर नारे लगाते होंगे। अब जब अमेरिका की सरकार उनसे कागज मांग रही है तो उन्हीं मोदी से फरियाद लगाएं, उनसे कहें कि हमें यहां रहने का अवसर दिया जाए, ट्रंप से बात करें। एक और उन्होंने फैसला किया है कि जो जन्मना नागरिकता मिल जाती थी, वो के हमारे यहाँ के लोग तो बहुत चतुर सुजान है। गर्भावस्था के 7वें 8वें महीने में अमेरिका चले जाते हैं टूरिस्ट वीसा लेकर और वहां जन्म देते ही नागरिकता हासिल कर लेते थे। ये सारी चीजें अमेरिका का प्रशासन समझ रहा था, इसलिए इस पर भी पाबंदी लगा दी। तो ये कई ऐसी घटनाएं हैं जो भारत के लिए भारी पड़े और तब ही नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के उस रसूख की परीक्षा होगी जिसके नाते ये कहा जाता है कि हम विश्वगुरु हैं। यद्यपि हम काहे के विश्वगुरु हम नहीं जानते, जितने दुनिया में पैमाने हैं तरक्की के, किसी भी तरह के मान सम्मान के, उन हर पैमाने पर हम लगातार रसातल की ओर जा रहे हैं। हमारा पासपोर्ट ही देख लीजिए सर्वमित्रा जी, हम 85वें स्थान पर पहुंच गए हैं दुनिया में। मोदी जी कहते थे भारत के लोगों को भारत का वीसा लेने के लिए दुनिया के लोग लाइन लगाएं, अभी तो लाइन लगाकर वापस आ रहे हैं। हमारे पासपोर्ट का सम्मान इतना कम बचा है कि हम तमाम छोटे छोटे देशों से नीचे हैं। हमारा नीला पासपोर्ट देखकर आदमी फेंक देता है। और जो जीवन स्तर के पैमाने हैं जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बाकी और तमाम सारी चीजें हैं, भोजन की स्थिति है, भुखमरी का जो हंगर इंडेक्स है, तो हम कहां खड़े हैं दुनिया के सामने। शायद इसीलिए लोग अमेरिका बसना चाहते हैं, इसीलिए कुटते पिटते गिरते मरते अमेरिका पहुंचकर किसी भी तरह वैध अवैध रूप से वहां रहना चाहते हैं, लेकिन अब रह नहीं पाएंगे। यह असली परीक्षा है भारत सरकार की कि कैसे उन्हें बचाते। अजय डोभाल का आपने जो किया था कि उनके खिलाफ संबंध है, उस पर हम आगे बात करेंगे पन्नू को लेकर। जी जी बिल्कुल। और अभी जब ये लाइन लगाकर आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ तो लाइन लग रही है 5 किलो राशन के लिए, और अब वहां से लाइन लगेगी 18-20 हजार लोग कि उनको वापस भेजना है। और उनके जब आने पर यहाँ के लोग जो है वो किस तरह से, क्योंकि बहुत मोदी मोदी का नारा हो गया, और आपने जो तमाम इंडेक्सेस की बात की तो हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स, सब में हम गिरे हुए हैं। भ्रष्टाचार में हमारा नाम जो है वो जरूर आगे बढ़ रहा है। और जब यहाँ पर बोझ बढ़ेगा तब मोदी कितने लोगों को पकौड़े तलकर रोजगार हासिल करने की सलाह देंगे, ये देखना होगा। और एक और दुखद पहलू ये है राकेश जी, अभी इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसमें मतलब ये बताया जाता है कि जो एडवाइजरी है, सलाह यह है कि आप इजराइल मत जाइए, लेकिन 6000 कम से कम युवकों के इजराइल जाने को, क्योंकि वहां पर उनको काम के लिए भेजा जा रहा है, ये खबर है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा था उसमें भी अभी खबर आई है कि कम से कम 12 लड़के जो है वो मारे गए, और कितने 16 लापता हैं, और कितने लोग वहां पर गए। तो जब ये मोदी सरकार के रोजगार देने की हकीकत है कि यहाँ से मतलब मजबूरी में ही आदमी दूसरे देश की सेना में भर्ती होने जा रहा है, उसकी तरफ से लड़ने जा रहा है, ताकि उसका जो यहाँ पीछे घर बार है वो चलता रहे। ये मोदी सरकार की हकीकत है। और अब चाइना की तरफ से भी, एक चीन की तरफ से भी बड़ा वो ये एक शिकायत, ये कहना चाहिए चिंता भरी एक वो बात आई है कि वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद ने 2 नई काउंटियों को मंजूरी दी है, और हॉटन प्रांत जो है वो उसका प्रशासन करेगा। लेकिन इसमें जो है हमारे लद्दाख के हिस्से को वहां पर उनकी काउंटी बनी हुई है। और इस पर विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उनका एक बयान भी सामने आया जो ये बता रहा है कि मोदी सरकार ने ये मान लिया है कि चीन हमारी सीमाओं में घुस गया है। क्या है वो बयान, उसको हम देखते हैं। रणधीर जायसवाल ने लिखा है कि नई काउंटी के निर्माण से न तो इस क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और लगातार बनी स्थिति पर कोई असर पड़ेगा, और न ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी।
हमने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष के समक्ष गंभीर विरोध दर्ज कराया है। अब डिप्लोमेट लोग हैं तो उनकी भाषा भी बड़ी कूटनीतिक, जिसमें हार रहे हैं फिर भी वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या भद्द पिट गई है लेकिन फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं जी सब ठीक है। यही वाली बात यहाँ पर दिख रही है। रणदीप जायसवाल का जो कहना है कि हमारी संप्रभुता और भारत की दीर्घकालिक और लगातार बनी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम चीन के अवैध और जबरन कब्जे को भी वैधता नहीं दे रहे हैं। यानी इसका ये मतलब तो माना जाना चाहिए कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि चीन घुस आया है, तभी तो आप उस कब्जे को अवैध बता रहे हैं। और इस बारे में एक मतलब चीन विदेश मंत्रालय का एक बयान भी आया था कि हम दोनों पक्ष जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने उस खबर को लेते हुए एक ट्वीट किया। सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं, देयर इज नो कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन पेट्रियट्स एंड चाइनीज। वी नो चाइना टुक एडवांटेज ऑफ अ वीक PM Modi and censorship by him on the true border situation. Patriot Indians will not rest or befriend China till our motherland is recovered. ये बीजेपी के ही सांसद हैं जो अपने ही प्रधानमंत्री को वीक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। यहाँ पर राकेश जी क्या कहेंगे? भारत को जो चीन के मामले में जो कड़ा रुख मोदी अगर शुरू से दिखा देते, जो लाल आंखें दिखाने की बात वो करते रहते थे, गलवान के बाद से ही अगर वो थोड़ा सा अपना कड़ा रुख दिखाते, सख्ती दिखाते, तो क्या यहाँ पर आज चीन की का इतना दुस्साहस तो नहीं होता कि वो हमारी सीमाओं पर आकर काउंटी अपनी बना लेता? क्या कहेंगे? देखिए, चीन के साथ रिश्तों में जो कुछ चल रहा है उसमें भारत सरकार की विफलता अब विदेश मंत्रालय के इस बयान से स्थापित जी। ये अब कोरा आरोप नहीं है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही हो या मीडिया के लोग, अखबार कोई खोज खबर लेकर आ रहे हो कि चीन ने कब्जा कर लिया है। रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान स्वीकारोक्ति है। वे कह रहे हैं उसको वैधता नहीं मिल जाएगी। हम कहां कह रहे हैं कि वैधता देने की जरूरत है? चीन कहां आपसे वैधता मांग रहा है? चीन ने कब कहा कि हमारे इस कब्जे को आप एक्रीडिएट करें, अधिमान्यता प्रदान कर दें, वेरीफाई कर दें कि हाँ ठीक है ये नक्शा, उसे जरूरत है आपकी वैधता की। और हमने गंभीर चिंता और ऐतराज दर्ज कराया, लेकिन ये बयान प्रधानमंत्री के उस बयान से बिल्कुल उलट है जो उन्होंने गलवान घाटी के बाद दिया था कि न कोई घुसा है न घुसाया है। यह भी देश में पहली बार हुआ कि देश का प्रधानमंत्री सर्वदलीय सभा में और देश के सामने, सभा नहीं मीटिंग, उसमें ये ऐसा झूठा बयान दे रहा है, मिथ्या वाचन, कि न कोई घुसाया न घुसाया। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, सारे दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। हमारी सेना के अधिकारी जनरल स्तर की, मेजर जनरल स्तर की बैठकें 11-12 बार कर चुके। 2020 से लगातार 4 साल 5वां साल चल रहा है, चाहे 2020 की घटना है गलवान घाटी की, जून की जी 2020, तब से अब तक इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं इस मुद्दे को लेकर चीन के सैन्य अधिकारियों के साथ। वो किस लिए हो रही? अगर न कोई घुसाया न घुसाया है तो हम मानते हैं कि ऐसी घटनाएं पहले भी अतीत में हुई है। चीन युद्ध नेहरू के समय हुआ, नेहरू की विफलताओं में गिना जाता है, वे उस सदमे में ही चले गए दुनिया से। लेकिन क्या तब पंडित जवाहरलाल नेहरू या उनकी सरकार ने ऐसा कोई बयान दिया कि न कोई घुसाया न घुसाया है? उन्होंने माना था कि चीन ने आक्रमण किया है और हम विफल रहे हैं, हमारी सेनाओं की हार हुई है। तभी हम नए नए आजाद हुए थे, हमारी सेना उतनी आधुनिकतम हथियारों से लैस नहीं थी। 303 से लड़ रहे थे हमारे लोग, जो आज राज्यों की पुलिस के सिपाहियों के पास होती है राइफल 303। उस नाकामी को स्वीकार किया था। किसी ने पर्दा डालने के लिए यह नहीं कहा था कि चीन ने कोई हमला नहीं किया, कोई नहीं घुसा है, कोई कब्जा नहीं है। आज भी मानते हो उसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन के मुद्दे पर सरकार की नाकामी सामने आ चुकी है। सचमुच में बुरा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता देश के प्रधानमंत्री को, एक वीक प्राइम मिनिस्टर का, एक कमजोर प्रधानमंत्री का, और उसे जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते नहीं थकते, जिनके समर्थक उन्हें विश्वगुरु कहते नहीं थकते, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री। ये सचमुच में चिंताजनक बात है। भारत सरकार को अपने स्तर पर इस पर कड़े शब्दों में बात करना चाहिए। हम युद्ध के हिमायती नहीं और युद्ध संभव भी नहीं। भारत और चीन के बीच में किसी तरह के युद्ध की जरूरत नहीं है।
बातचीत की जाए, डिप्लोमेटिक चैनल से ही सब कुछ हो, लेकिन देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। जी लगातार सरकार छुपाने की जो कोशिश कर रही है वो देश के साथ धोखा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब तो कम से कम प्रधानमंत्री या भारत सरकार ये स्वीकार कर लें कि चीन ने अतिक्रमण किया है, हम उसका कब्जा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है हमारी सरकार कोशिश कर रही है, कम से कम जी झूठ तो न बोलें, पर्दादारी तो न करें। बिल्कुल जी सर। जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मोदी ये कहेंगे कि चीन घुस आया है और हम इस स्थिति को देख रहे हैं और हम इस पर निगरानी रखे हैं, तो कांग्रेस या बाकी दल जो है उनका विरोध करेंगे, बल्कि वो लोग यही कहेंगे कि आपको हमसे जो चाहिए हम आपका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात है तो सारे दल एक साथ ही खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर मोदी वो पता नहीं क्यों अपना नाम किस तरह से वो इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं उसको, मतलब आप असत्य बोलो, झूठ अगर असंदेह शब्द लग रहा है तो आप उसको असत्य कह लें, मिथ्यावाचन कह लें, लेकिन है तो वो झूठ ही। और ये गलत है बात कि मोदी जो है देश के सामने सच्चाई को नहीं रख रहे हैं। और अभी मुझे वो ये वाकया याद नहीं आ रहा, लेकिन जहां वो शी जिनपिंग मेरा ख्याल है वो मिले थे, तो वो इंडोनेशिया की बात है शायद, तो जो उन्होंने मोदी खुद वहां जाकर उनसे हाथ मिला लिए थे। तो आपके हाथ मिलाने में या आपके दोस्ताना रवैये में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये भारत की सीमाओं के को खतरे की कीमत पर नहीं होना चाहिए, ये बात मोदी को याद रखनी चाहिए। और इधर हम देख रहे हैं राकेश जी, बांग्लादेश के साथ भी जो संबंध जो है वो खराब ही हो रहे हैं। और अच्छी बात है कि आपने शेख हसीना को यहाँ पर आपने शरण दी और एक जो आपका जो पुराना जो हमारा नियम रहा है आपने उस पर उनको कायम रखा, आपने उनको यहाँ पर आप सुरक्षित ले आए। लेकिन अब बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से वहां पर अभी एक ये धमकी ही इसको मानना चाहिए, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश के विधि सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने कहा है कि हमने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए पत्र लिखा है, अगर भारत उनको प्रत्यर्पित नहीं करता तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि का स्पष्ट उल्लंघन होगा। और अगर वो भारत नहीं मानता ये बात, तो हम इस बात को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाएंगे। तो ये बांग्लादेश के साथ भी संबंध खराब हो रहे हैं। नेपाल जो है, खबर है कि वो अपनी करेंसी जो है चाइना में छपवा रहा है और उस पर जो भारत के जो क्षेत्र है उनको विवादित बता रहा है, भारत के मतलब अपने नक्शे में। तो ये जो सारी चीजें, मतलब आप पड़ोसियों से हमारे संबंध जो है वो पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। भले आप नवाज शरीफ के घर जाकर बिरयानी खा आए, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी संबंधों में बहुत ज्यादा तलखी है। बांग्लादेश और चीन जो है वो इन्हीं जो कमजोर कड़ियों का इंतजार करता है कि वो चाहे बांग्लादेश, चाहे पाकिस्तान, चाहे नेपाल, चाहे मालदीव, चाहे श्रीलंका, कहीं से भी भारत पर दबाव बना सके, उनके जरिए नजर रख सके, ये चीन की कोशिश है। अब ऐसे में अमेरिका जो है वो इस समय चीन के साथ, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो है चीन से अब नए तरीके से संबंध विकसित करना चाहते हैं। उन्होंने शी जिनपिंग को खुद बुलाया था फोन करके। और रशिया से हम देख रहे हैं कि रूस से भी, क्योंकि जो व्यवहार रहा मोदी का लगातार अमेरिका की तरफ झुकाव का, या वो इजराइल की तरफ जितना झुकते हुए दिखे, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि पुतिन के रहते और मोदी और पुतिन ये दोनों मिलकर रूस और भारत संबंध जो पहले मजबूत हुआ करते थे, जो विश्वास हुआ करता था, वो विश्वास भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में रशिया और के साथ संबंध उतने मजबूत नहीं है, और अमेरिका और चाइना अगर ये दोनों के संबंध ज्यादा बढ़ते हैं तो ऐसे में भारत के लिए कितना खतरा आप देख रहे हैं। और पन्नू वाली बात पर भी अब आपकी राय चाहूंगी कि क्या इसमें भारत को आगे अब अपना, मोदी को अपना क्या कड़ा स्टैंड दिखाना चाहिए? देखिए, कायदे से तो इस वक्त दुनिया में 3 बड़ी महाशक्तियां हैं, रूस, अमेरिका और चाइना, चीन। जी। हम भी महाशक्ति हैं, लेकिन प्रकारांतर से हम इन तीनों देशों के बीच शक्ति संतुलन के लिए मजबूर हैं। चीन के साथ हमारा कारोबार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। भले मोदी और बीजेपी आरएसएस के लोग चीन के खिलाफ झालरों का दिवाली पे बहिष्कार करने की अपील करते रहे, लेकिन हमारा $200 मिलियन का कारोबार 2023-24 में अब चीन के साथ हुआ। अमेरिका के साथ भी हमारे व्यापारिक रिश्ते, हम हथियार खरीदते हैं वहां से, बड़े बड़े बमवर्षक विमान वहां से ले रहे हैं। रूस के साथ भी हमारे रिश्ते। तो विदेश नीति के मोर्चे पर इस शक्ति संतुलन की जरूरत है भारत को।
कि तीनों देशों के साथ समान दूरी और समान निकटता बनाकर रखी जाए। यही वजह है कि बीच में अजित डोभाल पुतिन के सामने कुर्सी पर ऐसे लटके से बैठे देखे गए। वो किस बात की सफाई देने गए थे, क्या माजरा था, हमें नहीं मालूम। समझा जाता है कि अमेरिका के साथ जो निकटता मोदी की हो रही थी उसकी सफाई देने गए थे कि नहीं साहब नाराज मत होना, हम तो आपके ही करीब। अब आगे ट्रंप 2 में ट्रंप के यानी अमेरिका के चीन और रूस के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे ये देखना होगा, क्योंकि चीन और रूस के रिश्ते आपस में बहुत निकटता के हैं। अभी कल ही पुतिन और शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबी बातचीत की है, एक दूसरे को माई फ्रेंड कह के संबोधित किया है। इधर ट्रंप भी माई फ्रेंड करने को तैयार बैठे। तो अब असली परीक्षा हमारी शुरू होने वाली है कि हमारे देश की सरकार और प्रधानमंत्री को भारत के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। ये व्यक्तिगत तू तड़ाक की दोस्ती से काम नहीं चलता। हमें नहीं मालूम अंग्रेजी में तू तड़ाक कैसे होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संबंध अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से तू तड़ाक के थे। हो सकता है इसलिए ट्रंप ने न बुलाया, क्योंकि वे नहीं चाहते होंगे उनसे कोई तू तड़ाक में बात करे। अब आते अमेरिका के साथ रिश्तों में जो खास एक कारण है खटास का, वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सा अपडेट कर दें, यद्यपि कल टीवी लाइव पर हमारे चैनल पर स्पेशल शो लगा है हमारे। पन्नू भारत के खानकोट का रहने वाला है, पंजाब प्रांत से। बाद में वो कनाडा चला गया और इस वक्त उसकी कनाडा और अमेरिका दोनों की नागरिकता उसके पास है। वहां जाकर उसने खालिस्तान के लिए आंदोलन शुरू किया। सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन के जरिए पूरी दुनिया में इसके लिए आवाज उठाता है। वो जनमत संग्रह कराता है दुनिया भर में कि खालिस्तान अलग देश होना चाहिए। इसके अलावा भारत में आतंकवादी अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वो अपील करता रहता है, तमाम सारी गतिविधियों में शामिल। 2019 में भारत सरकार ने यूएपीए के अंतर्गत केस रजिस्टर किया और सिख फॉर जस्टिस जो उसका संगठन है उसे बैन कर। उसके बाद 2020 में जून 2020 में पन्नू के ऊपर यूएपीए में और मुकदमा दर्ज हुआ और अंत में उसको मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित कर दिया। लेकिन उससे बड़ी घटना हुई 2023। इस तरह की खबर सामने आई, एफबीआई को जानकारी मिली कि अमेरिका के नागरिक पन्नू की हत्या के लिए भारत की एजेंसी ने सुपारी दी जी, जिसमें आरोप आया रॉ के ऊपर। रॉ के एक अधिकारी ने एक भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता को, जो अमेरिका में रहता था, उसको ये सौदा दिया, ये काम सौंपा कि एक भाले का हत्यारा ढूंढकर लाओ, शूटर जो पन्नू की हत्या करे। निखिल गुप्ता ने जिस आदमी को मिलवाया हमारे रॉ के एजेंट से, वो असल में अमेरिका की एजेंसी एफबीआई का, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एजेंट था। उसने भाड़े का हत्यारा बनकर निखिल गुप्ता और विकास यादव जो रॉ का एजेंट था उससे बात की। बाकायदा लेन देन हुआ, जो एडवांस दिया गया सुपारी के लिए $1 लाख में तय हुई थी हत्या की बातचीत, उसमें से कुछ पैसा एडवांस दिया गया। एफबीआई के एजेंट ने अपनी एजेंसी को सारी जानकारी दी। उसके बाद ये केस रजिस्टर हुआ। जब इसका खुलासा हुआ तब तक निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक भाग चुका था। वहां उसकी गिरफ्तारी हुई। अमेरिका और चेक रिपब्लिक का आपस में प्रत्यर्पण संधि के तहत रिश्ता है। निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से लाकर अमेरिका की न्यूयॉर्क जेल में कैद कर दिया। इसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपनी हत्या की साजिश के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाया और न्यूयॉर्क की जिला अदालत में केस रजिस्टर कराया। वहां पर उसने हमारे भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ के तत्कालीन चीफ सामंत गोयल और रॉ के एजेंट विकास यादव, निखिल गुप्ता, इन सब लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर कराया। मजे की बात यह है कि पन्नू अपनी फरियाद में, अपनी पिटीशन में भारत के प्रधानमंत्री को भी आरोपी बता रहा। उसने लिखा है कि मेरी हत्या की साजिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, लेकिन वे चूंकि हेड ऑफ द नेशन है, वे राष्ट्र प्रमुख हैं, इसलिए मैं उन्हें आरोपी नहीं बना रहा हूं। लेकिन मेरा आरोप यह है कि नरेंद्र मोदी भी मेरी हत्या की साजिश में शामिल है।
इस मुकदमे में, इस पिटीशन पर, पन्नू की इस फरियाद पर न्यूयॉर्क की अदालत ने अजित डोभाल, सामंत गोयल, विकास यादव और निखिल गुप्ता, जो जेल में बंद है, इन सब लोगों को आरोपी माना है और अजित डोभाल, सामंत गुप्ता के खिलाफ समन जारी है। इसके आगे की कड़ी में विकास यादव, जो रॉ के एजेंट हैं, उनके खिलाफ एफबीआई ने और अमेरिका के न्याय विभाग ने एक पोस्टर जारी किया वांटेड अपराधी के रूप में। के बाद भारत सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। उस जांच कमेटी ने भी यह स्वीकार कर लिया उसकी रिपोर्ट में कि रॉ के एजेंट की इस मामले में भागीदारी थी, जिसे एफबीआई ने CC1 करके कोड नेम दिया था। उसका नाम बाद में जब विज्ञापन जारी किया एफबीआई ने, तो विकास यादव के रूप में उसे चिन्हित किया है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत आए, ऐसा बताया जाता है। उन्हें भी भारत के विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने ये जानकारी दे दी है कि हमारा एक अधिकारी उस पूरे घटनाक्रम में, उस साजिश में शामिल था। ये घटना कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज की तारीख में, क्योंकि अमेरिका की अदालत से समन है, अजित डोभाल अमेरिका नहीं जा सकते। खुद प्रधानमंत्री अभी गए थे नवंबर में अमेरिका, तब अजित डोभाल उनके साथ नहीं जा सके। ये हमारी विदेश नीति की विफलता है कि हम इस तरह के कामों में लिप्त हैं और पकड़े जा रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारा रॉ, ये सारे लोग पहले भी सब करते रहे, लेकिन इस तरह नहीं किया कि पकड़े जाएं। कनाडा में भी हुआ है, हमारे दूतावास को खाली करा लिया, कनाडा की सरकार ने डिपोर्ट कर दिया था हमारे राजदूत और तमाम अधिकारियों, राजनयिकों को। वहां नज्जर की हत्या में नाम आया था भारत की एजेंसियों का, राजनयिकों का। तो ये हमारी विदेश नीति की विफलता है कि हम दुनिया के सामने इस तरह बेनकाब हो रहे हैं कि हमारी एजेंसियां अंडरवर्ल्ड के अपराधियों के साथ मिलकर दूसरे देशों में आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं। ये सारे काम बहुत एहतियात से होते हैं, पर्दादारी में होते हैं। इससे पहले भी भारत की एजेंसियां दूसरे देशों में जाकर हमारे देश के दुश्मनों को मार चुकी हैं, पकड़ चुकी हैं, सब काम हो चुके हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता गैंगस्टरों की तरह। जी जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से मतलब इंदिरा गांधी के समय रॉ का जो गठन हुआ और फिर बाकी मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल भारत, बल्कि सभी देश इसी तरह से उनकी जो गुप्तचर एजेंसियां, जांच एजेंसियां, वो ऐसे ही काम करती हैं। लेकिन ये इस स्तर पर कभी नहीं पहुंचता कि एक देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के खिलाफ दूसरे देश में, वो भी भारत और अमेरिका की बात करें, तो वहां पर समन जारी हो या प्रधानमंत्री का नाम जो है वो इसमें आए कि ये इन्होंने मेरी हत्या की साजिश रची। और वो शख्स जो इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहा है, वो अब ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि मोदी की जो पकड़ है वो केवल दिखाने वाली पकड़ है और असल में ना उनके अमेरिका से कोई संबंध, यानी पर्सनल स्तर पर अगर हम बात करें, ये हो सकता है कि कल को, क्योंकि ट्रंप भी राजनेता से पहले या राष्ट्रपति से पहले वो व्यापारी हैं, और अगर उनको ये लगेगा कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में उनको कहीं कोई फायदा होगा, तो वो जरूर हमारे साथ अच्छे संबंध रखेंगे। लेकिन फिलहाल वो भारत को तरजीह नहीं दे रहे हैं। यही हाल जो है हम दूसरे देशों का भी देख रहे हैं। और सबसे दुख की बात ये लगती है कि जो नेहरू के समय से जो चली आ रही एक विरासत, जिसको बहुत सोच समझकर एक गहन चिंतन और अध्ययन के बाद और पूरे वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जो विदेश नीति तैयार की गई थी, नेहरू, नासिर, टीटो के समय जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था, मोदी के समय उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस तरह से बिल्कुल डिमीन किया गया, या जब सुषमा स्वराज, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो गई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, इसमें उसके समारोह आयोजन में, तो बैठक में, तो उन्होंने वहां पर नेहरू का नाम तक नहीं लिया था। तो ये इस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी खुद ये बोलते रहे हैं कि भारत में पहले पैदा होना जो है वो शर्म की बात की, कौन सा पाप किया हूं जो मैं यहाँ पैदा हो गया, इस तरह से लोग बात करते थे। तो ये मोदी हैं जो भारत की छवि इस तरह से खराब करते रहे, और वो अपनी लकीर बड़ी करने के चक्कर में वो भारत की लकीर जो है उसको कम कर रहे हैं। वो नेहरू की या उनकी विरासत की लकीर नहीं मिटा रहे, वो भारत की लकीर को कम कर रहे हैं। ये बात अब मोदी को सोचना चाहिए। उनका तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही जो दिख रहा है कि किस तरह से
आप विदेशी मोर्चे पर पूरी तरह से घिरे हुए हैं। देश में तो आपसे कुछ संभल नहीं रहा और अब विदेश में जो साख थी वो भी रही सही साख जो है वो खत्म हो रही है। तो इस बारे में मोदी को सोचना चाहिए कि वो कैसे अपनी और देश की छवि को सुरक्षित रखें। तो राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए और तमाम बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।